हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल यूनिवर्सल स्टडी अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे धातु और अधातु से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की, जो आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं जो हुई हैं और अन्य राज्यों की भी जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उसमें जो प्रश्न आपसे पहले पूछे जा चुके हैं, इस टॉपिक से संबंधित हैं, उसकी हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपसे। आपके लिए मल्टीपल चॉइस के जो है वो क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में। और दोस्तों, इससे पहले जैसा कि हम जीवों की दुनिया से संबंधित जो प्रश्न आपसे पहले पूछे जा चुके हैं उनकी टॉपिक बात कर चुके हैं। मैंने आपके 3 वीडियो मैं उसकी बना चुकी हूँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न की। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो मैं आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ पे जाके उसको जो वीडियो को है देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा आज का क्या टॉपिक है, धातु व अधातु। तो और दोस्तों, इसी के साथ अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक की, धातु तथा अधातु। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि धातु क्या है और अधातु क्या है। बात करें अगर धातु की, तो धातु वे तत्व होते हैं जिनमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनके कारण इन्हें धातु कहा जाता है। अब वो गुण क्या होते हैं? धातु जो होती है वो ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। और बात करें अगर इसकी, तो ये जो होती है धातु, ये इनमें तन्यता का गुण होता है। अब आप कहेंगे कि तन्यता क्या होती है, तो तन्यता वह होती है जिन्हें हम खींच सकते हैं तार के रूप में। तो धातु में ये गुण जो है वो पाया जाता है जिसे हम तार के रूप में जो है वो खींच सकते हैं। फिर बात करें अगर इसमें धातु में, तो इस धातु में आघात वर्धनीयता होती है। अब आप कहेंगे आघात वर्धनीयता क्या होती है, तो आघात वर्धनीयता वह होती है कि जिसे अगर यदि किसी धातु को हथौड़े से जो है वो पीटा जाए तो क्या होगा कि वो छोटे छोटे कणों में ना टूटे, बल्कि जो है उसमें उसको सहन करने की क्षमता होती है। और इससे होता क्या है कि उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी जो उसका सरफेस होता है, उसमें जो है वो वृद्धि हो जाती है, किंतु वो छोटे छोटे कणों के रूप में टूटता नहीं है। तो ये सारे जो गुण हैं ये धातु के गुण हैं। इसके साथ ही जो धातु होती है उसमें एक विशेष प्रकार की चमक भी होती है और जिसे क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। अच्छा, अब बात करें अगर अधातु की, तो इसके भी अपने कुछ गुण होते हैं। जो धातु के गुण थे उसके जस्ट अपोजिट जो गुण हो जाएंगे वो आपकी अधातु के हो जाएंगे। उसी प्रकार जो अधातु हो जाएगी वो ऊष्मा की क्या हो जाएगी, कुचालक हो जाएगी। तन्यता का गुण इसमें नहीं होगा, अर्थात इसके तार जैसे रूप में से खींचा नहीं जा सकेगा। वहीं इसमें आघात वर्धनीयता का गुण भी नहीं होगा, पीटने पर क्या होंगे, इसके छोटे छोटे कण जो हैं वो टूट जाएंगे। उसी प्रकार इसमें अधातु में कोई विशेष प्रकार की चमक भी नहीं होगी। तो ये तो बात हुई धातु और अधातु की। इसी के साथ साथ एक प्रश्न आपसे और एग्जाम में पूछा जाता है उपधातु से संबंधित, देख लीजिए इसको भी। तो उपधातु क्या होती है, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण मिल जाएं तो वो हो जाती है आपकी उपधातु। ऐसे में आपके जो है कुछ उदाहरण भी बन जाते हैं, जैसे याद रखिए, जैसे आपका ऑर्सेनिक है, आपका एंटीमनी है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। तो इस तरह के जो आपके तत्व होंगे वो क्या किस श्रेणी में आएंगे, आपके उपधातु की श्रेणी में आएंगे, जिनके जो ऑक्साइड होंगे वो अम्ल और क्षार दोनों के साथ जो है वो अलग अलग अभिक्रिया करते हैं और जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। तो ये तो था धातु, अधातु और उपधातु के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे क्या दिया हुआ है, मिश्र धातु, और वो किन किन चीज़ों से मिलकर, यानी किन किन धातुओं से मिलकर बनी है, यानी उनके संगठन क्या हैं और उनका उपयोग। इस अगर टेबल को आपको पढ़ना है तो ये मान के चलिए कि इस टेबल से ही आपके 3 से 4 प्रश्न पेपर में कई बार बने हैं। यहाँ तक आपके जो बीटीसी लेवल पे, डीएलएड लेवल पे आपके पेपर होते हैं सेमेस्टर के, उनमें भी इससे जो प्रश्न हैं वो कई बार देखे गए हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एक मिश्र धातु है हमारी पीतल। तो पीतल जो है उसके संगठन में कौन कौन सी धातुएं आती हैं, तो कॉपर और जिंक। अब कॉपर को जो है तांबा भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कॉपर को क्या कहते हैं, तांबा हिंदी में, और जिंक। बात करें परसेंटेज की, तो कॉपर 80% होता है और जिंक जो है वो 20% होता है। अच्छा, अब आप इसे याद कैसे रखेंगे, क्योंकि देखिए जो नीचे कांसा लिखा हुआ है, ये ब्रॉन्ज जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तो इसमें भी कॉपर है, कॉपर दोनों में समान है। लेकिन पीतल में क्या है, टिन है। लेकिन पीतल में क्या है, जिंक है, और कांसा में क्या है, टिन है। तो आपको इसको याद ऐसे रखना है। देखिए, जब मैंने आपको बताया कि कॉपर को ताज कहते हैं और जिंक में जा आ रहा है, तो कॉपर यानी कि इसको तांबा कहते हैं, तो इसका ता आप ले लीजिए और जिंक का
जा ले लीजिए, आपका ये वर्ड बनेगा ताज। तो आप ऐसे याद रखिए कि जो सर पे ताज पहना जाता है वो किस धातु का बना है, पीतल का बना हुआ ताज है। इससे आपको ये याद आ जाएगा कि तांबा और जिंक से जो है वो ये पीतल बना हुआ है। उसी प्रकार अब आप देखिए कांसा, कांसा में कॉपर और टिन हो जाएगा। अब बात करें अगर इनके उपयोग की, तो बर्तन, मूर्तियाँ, मशीन, कारतूस, ये सब बनाने में इनका उपयोग होता है। जर्मन सिल्वर देखिए अगला, अब इसमें कॉपर है, जिंक है और निकिल है। परसेंटेज आपको याद करने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इससे जेवर, बर्तन और मूर्तियाँ बनाने का काम लिया जाता है। बात करें देखिए अगर टाका की, तो लेड और टिन से जो है ये टाका बनता है और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में इसका प्रयोग होता है। फिर देखिए अगला आपका स्टेनलेस स्टील। स्टील क्या है, कई धातुओं का जो है वो संगठन से बनती है, जैसे आपका आयरन है, क्रोमियम है, निकिल है और कार्बन है। उपयोग तो आपको इसके पता ही हैं, बर्तन, मूर्तियाँ, साइकिल के पुर्जे, शल्य चिकित्सा औजार आदि बनाने में जो है वो इसका उपयोग होता है। तो मैंने आपको ये टॉपिक मल्टीपल चॉइस के अलावा भी अलग से इसलिए बता दिया क्योंकि इससे भी कई प्रकार से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं। विशेष तौर पे ये पीतल और कांसा से जो है, इनके संगठन से जो है कि किन चीज़ों से मिलकर बनती है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, अब आप बढ़ते हैं आगे। दोस्तों इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए बात करते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 1 की। देखिए हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि सफ़ेद बॉक्साइड अयस्क जिसमें आयरन ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में ना हो उसकी शोधन प्रक्रिया क्या कहलाती है। और आपके ऑप्शन हैं बेयर प्रक्रिया, हॉल प्रक्रिया, सरपेक प्रक्रिया या फिर हुप्स विद्युत अपघटनी प्रक्रिया। इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे 20 प्रश्नों की जो आपके धातु व अधातु से संबंधित हैं, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम 20 क्वेश्चन की बात और करेंगे। तो ये आपके 40 क्वेश्चन जो होंगे ये अच्छे से कवर हो जाएंगे, जितने भी अभी तक आपकी सहायक भर्ती अध्यापक में परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके। तो बात करते हैं अगर इसके आंसर, तो देखिए इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सरपेक प्रक्रिया। बात करें सरपेक प्रक्रिया की, तो सबसे पहले ये देखिए जो ये बॉक्साइड होता है ये क्या होता है, एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है। और इसमें क्या होता है कि आयरन जो होता है वो ऑक्सीकृत रूप में उपस्थित नहीं होता है। तो किया क्या जाता है कि इसकी अशुद्धता के रूप में ना हो आयरन ऑक्साइड बॉक्स इसमें सफ़ेद बॉक्साइड अयस्क में, तो फिर इसकी शोधन प्रक्रिया के लिए जो है ये सरपेक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है और ये जो है सरपेक प्रक्रिया कहलाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है। आपसे पूछा है कि न्यूनतम अभिक्रियाशील इन चारों में से कौन सा है, आयरन, कॉपर, सिल्वर या फिर गोल्ड। तो बात करें अगर इसके सही आंसर की, तो ऑप्शन नंबर डी जो है गोल्ड, ये जो है वो न्यूनतम अभिक्रियाशील है। क्योंकि आपको दोस्तों पता भी होगा कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें किसी भी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो उसके जो धात्विक लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, और अधात्विक लक्षण जो है वो घटते जाते हैं। तो होता क्या है कि जैसे जैसे आपके धात्विक लक्षण बढ़ेंगे तो जो इसकी अभिक्रियाशीलता होगी वो क्या होगी, घटेगी। तो इस प्रकार ये जो गोल्ड में है ये होता है। बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है कि कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है, और आपके ऑप्शन हैं मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक या फिर आयरन। पूछा है आपसे कि कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस जो हैं वो मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन होती रहे। बात करेंगे इसके सही आंसर की, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जिंक इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो कैलेमाइन है वो जिंक धातु का अयस्क है। इसके बात करें तो दो और अयस्क भी होते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। एक होता है आपका जिंक ब्लेड और दूसरा होता है आपका जिंकाइट। तो ये दो अयस्क भी जो होते हैं वो कैलेमाइन के होते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, और आपके ऑप्शन ये हैं। आपसे पूछा गया है कि मुक्त अवस्था में कौन सी धातुओं का समूह जो है वो पाया जाता है।
तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये जो तीनों धातुएं हैं सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये क्या है, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं। क्या ये प्रकृति में क्षारीय होते हैं, प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं, या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, या फिर ये प्रकृति में कैसे अम्लीय होते हैं। बात करें अगर इसके सही आंसर की, तो जो अधातु ऑक्साइड है वो प्रकृति में कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उसी से आपका ये क्वेश्चन आ भी गया है कि पीतल बना होता है। मैंने आपको बताया था कि पीतल जो है वो किससे बना होता है। मैंने आपको बताया था कि कॉपर को जो है वो तांबा भी कहते हैं, है ना। तो तांबे का ता और जिंक का जा, यानी कि ताज, ताज जो वर्ड बन रहा है वो पीतल जो है वो ताज पीतल से बना होता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, जिंक और कॉपर से पीतल जो है वो बना होता है। प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि कांसा एक मिश्र धातु है और आपको दिए गए ऑप्शन कि वो किस चीज़ से बनी हुई है कांसा। तो मैंने आपको बताया था कि जो पीतल है वो ताज से बना हुआ है, तो कांसा क्या हो जाएगा, ताज मतलब कॉपर तो हो ही जाएगा, और जिंक ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, टिन हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कॉपर तथा टिन, कॉपर तथा टिन से जो है वो कांसा जो धातु है वो बनी होती है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि कौन सी मिश्र धातु संभव नहीं है। पूछ रहे हैं कि कौन सी मिश्र धातु संभव नहीं है। तो बात करें अगर इसके सही आंसर की, तो पीबी और जेड पीबी और जेड जो है वो मिश्र धातु संभव नहीं है। बात करें इस पीबी की, तो ये पीबी क्या होता है, लेड, और जेड क्या होता है, ये जिंक। तो इन दोनों की जो है वो मिश्र धातु संभव नहीं होती है। क्यों नहीं संभव होती है, क्योंकि इन दोनों की संरचना में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। और बात करें अगर इनकी प्रवृत्ति की, तो ये दोनों ही जो हैं वो धनात्मक प्रवृत्ति रखती हैं, और इस ही कारण जो है ये मिश्र धातु का होना इनका संभव नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और हमारा प्रयास पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। देखिए अगला प्रश्न नंबर 9, धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। धातु की वेल्डिंग के लिए, तो धातु की वेल्डिंग के लिए जिस गैस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है उसमें आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैसों के मिश्रण से जो है वो धातुओं की वेल्डिंग की जाती है। वेल्डिंग आपको पता ही होगा कि धातुओं को जोड़ने का काम जो किया जाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि टंगस्टन तत्व का संकेताक्षर क्या है, मतलब जो टंगस्टन है उसको किस संकेत से हम व्यक्त करते हैं। तो टंगस्टन के लिए जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये डब्लू जो है वो व्यक्त किया जाता है डब्लू से। बात करें अगर हम इनके अन्य ऑप्शंस की भी, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है टी आई, तो ये आपका जो टी आई है ये टिल्टियम व्यक्त करता है, टी ई जो है आपका ये टेल्यूरियम व्यक्त करता है, और टी एम जो है वो थुलियम व्यक्त करता है। पर आपका इसके लिए जो सही आंसर है वो क्या है, डब्लू। टंगस्टन तत्व का संकेताक्षर क्या है, डब्लू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है। ऋण विद्युतीय तत्व आपसे पूछा है। तो बात करें अगर इन चारों में से, देखिए आपके ऑप्शन है फ्लोरीन, सोडियम, ऑक्सीजन और ब्रोमीन। बात करें अगर सही आंसर की, तो ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन जो है वो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है ऋण विद्युतीय तत्व सबसे अधिक होता है और फ्लोरीन को हम F से व्यक्त करते हैं। और बात करें अगर इसकी विद्युत ऋणात्मकता की, तो ये 4.00 तक होती है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जो नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, ये जो आपका नाइट्रिक अम्ल है HNO3 किस धातु पर ये बेअसर होता है, मतलब इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। आपके ऑप्शंस हैं निकिल,
चांदी, सोना या फिर तांबा। बात करें अगर इसके सही आंसर की तो ऑप्शन नंबर सी सोना, गोल्ड इसका सही आंसर होगा। नाइट्रिक अम्ल का सोने पर कोई असर नहीं पड़ता है। आपने देखा भी होगा कि इसीलिए सोने की चमक जो है वो हमेशा जो है वो बरकरार रहती है। उसी के साथ साथ जो निकिल है, चांदी है, तांबा है, इन सभी पे नाइट्रिक अम्ल का असर जो है वो पड़ता है। निकिल को आप Na से व्यक्त करते हैं, चांदी को आप Ag से व्यक्त करते हैं और तांबा यानी कि कॉपर को आप Cu से व्यक्त करते हैं और उसी के साथ साथ सोने को आप Au से व्यक्त करते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि कार्बन का वह अपर रूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है तथा उत्तम ल्यूब्रिकेंट है, तो ये कौन सा होगा। बात करें अगर इसके सही आंसर की तो पहले देखिए चारकोल, ग्रेफाइट, हीरा या लैम्प ब्लैक, ये आपके ऑप्शंस हैं। पूछा आपसे है कि कार्बन का वह अपर रूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है और उत्तम ल्यूब्रिकेंट भी है। ल्यूब्रिकेंट की बात करें तो जो वो एक स्लिपरी सब्सटेंस होता है, जैसे कि जो आपका एक स्नेहक के तौर पर काम करता है, उसे कहा जाता है ल्यूब्रिकेंट। और आपसे इसमें पूछा है कि कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ग्रेफाइट, यही कार्बन का जो है अपर रूप होता है। हीरा भी जो है वो कार्बन का अपर रूप होता है, किंतु जो ये ग्रेफाइट है आपका ऑप्शन बी, ये विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है और उत्तम ल्यूब्रिकेंट भी होता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शंस हैं आपके सोडियम, एल्यूमिनियम, ताम्र या फिर निकेल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो ठंडे पानी से तो प्रतिक्रिया नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि उसकी जो सतह होती है उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक पतली सी परत जम जाती है, जिस कारण से वह ठंडे पानी के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाती है। किंतु वही जब पानी गर्म कर दिया जाता है तो वो उसकी वाष्प के साथ प्रक्रिया करने लग जाती है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है, 31 है। आपके ऑप्शन है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम या फिर इंडियम। बात करें सही आंसर की तो ऑप्शन नंबर सी जो है गैलियम 31 जो है परमाणु संख्या इस गैलियम धातु की होती है। इसी के साथ ये जो बोरॉन है इसकी परमाणु संख्या क्या होती है, 5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है। आपसे पूछा है कि किसमें कार्बन नहीं होता है। तो आपको पता होगा कि डायमंड को, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा, इसको हीरा ही कहेंगे। तो आपको पता है कि सारे कार्बन के अपर रूप ही हैं, हीरा, ग्रेफाइट, और कोयला में कार्बन होता ही है, डायमंड में होता ही है, ग्रेफाइट में होता ही है। और आपसे पूछा है किसमें नहीं होता है, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि इन तीनों में जो है वो कार्बन उपस्थित होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि मैग्नेटाइट क्या है, और आपसे सिर्फ पूछा ये है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है, मतलब रासायनिक फॉर्मूला क्या, आपसे ये नहीं पूछा है कि क्या है। तो मैग्नेटाइट सबसे पहले बात करें कि क्या है, तो ये एक लोहे का अयस्क होता है। और बात करें इसके केमिकल फॉर्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र की, तो ये Fe3O4 यानी ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है आपको Fe3O4, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। और वहीं अगर हम बात करें जैसे मैग्नेटाइट का ये रासायनिक फॉर्मूला है, उसी के साथ आप ये भी जान लीजिए, कई बार पूछा गया है कि लोहे के प्रमुख अयस्क जो होता है लोहा, उसका जो प्रमुख अयस्क होता है हेमेटाइट। हेमेटाइट की बात करें तो बस यहाँ पे 3 की जगह आपका 2 आ जाएगा, यानी Fe2O4, तो वो हेमेटाइट का हो जाएगा रासायनिक सूत्र, और लोहे का जो है वो अयस्क होता है हेमेटाइट। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड क्या है। देखिए कैथोड और एनोड दो एक छड़ के रूप में जो काम करती हैं, आपसे इसमें पूछा है कि कैथोड क्या है। तो आपका इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जस्ता। शुष्क सेल जो होती है उसमें प्रयुक्त जो जस्ता होता है वो कैथोड का, और कार्बन जो होती है वो एनोड का कार्य करती है। तो जस्ता किसका, कैथोड का काम करता है, और इसी में शुष्क सेल में जो आपकी कार्बन होती है वो क्या काम करती है, एनोड का काम करती है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ।
और अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि पृथ्वी की जो संरचना है उसमें जो ये रासायनिक लौह तत्व है आयरन लोहा, इसकी कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। ऑप्शन है आपके कि 20 से 22% या फिर 25 से 27%, 40 से 42% या फिर 32 से 35%। बात करें इसके सही आंसर की तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है लगभग 32 से 35% जो है इसमें पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व आयरन की मात्रा होती है। इसके साथ साथ इसमें अन्य तत्व भी होते हैं, जैसे आपका ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, निकिल है, और इनके भी जो हैं वो अलग अलग प्रतिशत होते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 इस वीडियो के लिए लास्ट प्रश्न होगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है उसको ज़रूर से प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो बढ़ते हैं हम अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। लास्ट प्रश्न में आपसे पूछा है कि एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है। एप्सम का औद्योगिक नाम पूछा है आपसे और आपके ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, लेड ऑक्साइड या फिर लेड पेरोक्साइड। बात करें अगर इसके सही आंसर की तो आपका ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम सल्फेट जो है, जिसका फॉर्मूला होता है आपका MgSO4 7H2O। ये आपका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। इसको हम क्या कहते हैं, एप्सम कहते हैं। अब आप ये भी जानिए कि एप्सम होता क्या है। तो आपने देखा होगा घर में एक सेंधा नमक आता है, वो ही जो है एप्सम कहलाता है और उसी का नाम भी मैग्नीशियम सल्फेट है। कई बार आपसे घुमा के भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये दोनों नाम पता होना चाहिए, सेंधा नमक के और उसका जो केमिकल फॉर्मूला मैंने बताया वो भी पता होना चाहिए। तो ये क्या करता है, स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है अत्यधिक। इसी के साथ जो है आपका इसका ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो एप्सम का औद्योगिक नाम सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।